Dear students, today's our topic is mechanism of insulin release. Before talking about mechanism of insulin release, इंसुलिन के बारे में चंद पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। नंबर 1, इंसुलिन इज पेप्टाइड इन नेचर। नंबर 2, इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन। Number 3, half-life of insulin is 3 to 4 minutes. Number 4, insulin is tyrosine kinase associated one-pass receptor. Number 5, site for metabolism of insulin is liver 60 to 90% and kidney 10 to 40%. इंसुलिन के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हुए ये चीज़ हमें जहन में रखनी होगी कि इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज़ होती है और बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज़ करवाने के लिए बीटा सेल को ग्लूकोज अपटेक करना पड़ती है और ये ग्लूकोज जो अपटेक होती है ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 यानी GLUT2 के ज़रिए होती है। GLUT2 कैन अपटेक ग्लूकोज विदाउट हेल्प ऑफ इंसुलिन। ठीक है, बीटा सेल जो है GLUT2 के ज़रिए ग्लूकोज अपटेक करेगा और ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू इसको ATP में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बीटा सेल्स के अंदर कुछ वेसिकल्स होती हैं। इन वेसिकल्स के अंदर इंसुलिन और सी पेप्टाइड इक्वल कंसंट्रेशन में होते हैं। तो ATP क्या करेगा, ATP जाके आपको पता है कि सेल्स के अंदर पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सेल्स को बैग्स ऑफ पोटाशियम भी कहा जाता है। तो ATP क्या काम करेगा, ATP ये जो पोटाशियम है इसका जो मुसलसल इफ्लक्स होता रहता है, सेल से पोटाशियम निकलता रहता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है 90 MV मेंटेन रहता है। इस इफ्लक्स को, जो पोटेशियम का इफ्लक्स है, ये ATP उसको जाके पोटेशियम लीक चैनल को इनहिबिट कर देगा। तो होगा क्या, पोटेशियम लीक चैनल से पोटेशियम का इफ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इनसाइड द सेल बिकम लेस नेगेटिव, चेंज इन पोटेंशियल होगा। तो जब चेंज इन पोटेंशियल होगा तो होगा क्या, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होंगे और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो इसके नतीजे में इन वेसिकल से इंसुलिन और सी पेप्टाइड इक्वल कंसंट्रेशन में रिलीज होंगे। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन रिलीज। वेरी सिंपल है, मैं रिकॉल करने लगा हूँ। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप उसको दूर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बीटा सेल ग्लूकोज की अपटेक करेगा बाय GLUT2 ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगी ATP में बाय ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा, पोटेशियम लीक चैनल के जरिए पोटेशियम मुसलसल इफ्लक्स होता रहता है पोटेशियम का। ठीक है, और ये ATP जाके क्या काम करेगा, पोटेशियम चैनल लीक चैनल को इनहिबिट कर देगा और पोटेशियम जो है उसका इफ्लक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से सेल इनसाइड जो है लेस नेगेटिव होगा, चेंज इन पोटेंशियल होगा। तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल
ओपन हो गए, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा जिसके नतीजे में इंसुलिन और सी पेप्टाइड इक्वल कंसंट्रेशन में रिलीज होंगे। ठीक है, वेरी सिंपल है। 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप में ठीक है ग्लूकोज इन होगी बीटा सेल्स में और उससे एटीपी बनेगी। सेकंड स्टेप में पोटेशियम लीक चैनल को वो एटीपी इनहिबिट करेगी। थर्ड स्टेप में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होंगे जिसके नतीजे में इंसुलिन रिलीज होगी वेसिकल से, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होके ब्लड में आएगी। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इंसुलिन रिलीज का। अब कुछ दवाइयां हैं जो कि जिनका सेम फंक्शन है जैसा कि एटीपी का फंक्शन है। उनमें सबसे पहले सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया का वही फंक्शन है जो कि एटीपी का फंक्शन है। सल्फोनाइल यूरिया क्या करेंगी, ये जाके पोटेशियम लीक चैनल को इनहिबिट कर देंगी। ठीक है, पोटेशियम लीक चैनल इनहिबिट होंगे तो होगा क्या, इनसाइड द सेल बिकम लेस नेगेटिव, चेंज इन पोटेंशियल होगा पोटेशियम चैनल के इनहिबिट होने की वजह से, जिसके नतीजे में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम का बीटा सेल में इन्फ्लक्स होगा और जिसके नतीजे में इंसुलिन रिलीज होगी और सी पेप्टाइड रिलीज होंगे इक्वल कंसंट्रेशन में। ठीक है, और इसकी वजह से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है सल्फोनाइल यूरिया की वजह से। ठीक है, सल्फोनाइल यूरिया एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है जो एक्ट करती है एटीपी पे और इंसुलिन रिलीज करवाती है और वो इंसुलिन खून में जाके जो ग्लूकोज है उसको यूज करवाने में हेल्प करती है और आपके ग्लूकोज का लेवल जो है या नॉर्मल हो जाता है और बाज़ दफ़ा अगर ओवरडोज हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया भी सल्फोनाइल यूरिया करवा सकती हैं। तो ये आपने सल्फोनाइल यूरिया का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी समझ लिया। इसके अलावा 2 ड्रग्स होती हैं जो कि एटीपी को इनहिबिट करती हैं बीटा सेल्स के अंदर। इनमें नंबर 1 पे है थियाज़ाइड डायूरेटिक और नंबर 2 पे है डायज़ॉक्साइड। थियाज़ाइड डायूरेटिक एक डायूरेटिक ड्रग है और डायज़ॉक्साइड एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। दोनों क्या काम करती हैं, डिक्रीज इंसुलिन रिलीज करती हैं। अब करेंगी ये थायराइड और डायज़ॉक्साइड ड्रग्स क्या करेंगी, ये एटीपी को इनहिबिट करेंगी। जब एटीपी इनहिबिट होगा तो पोटेशियम लीक चैनल इनहिबिट नहीं होंगे और इनसाइड द सेल पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल नहीं ओपन होंगे। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल नहीं ओपन होंगे तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगी और जिसका रिजल्ट क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो ये 2 ड्रग्स आपने याद रखनी है जो कि हाइपरग्लाइसीमिया करवाती हैं, इनका साइड इफेक्ट है। और सल्फोनाइल का जो साइड इफेक्ट है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। तो इस तरह आपने मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन रिलीज अंडरस्टैंड कर लिया और 3 ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सल्फोनाइल यूरिया, थायराइड डायूरेटिक और डायज़ॉक्साइड ड्रग का भी आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है।